गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। आप लोग को पता नहीं था क्या कि आज क्लास है? बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। मैंने कल बताया तो था कि आप लोगों की एग्जाम तक कोई छुट्टी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी अच्छे होना चाहिए। चलिए, आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं हम। क्षीर अन्नाद जो वय की अवस्था है उसका क्या समय बताया? क्या कितने ईयर तक है क्षीर अन्नाद? बताइए, क्षीर अन्नाद कितने समय तक बताया है? एक से दो साल, ठीक है ना? नंदनी जी, नंदनी जी, आपका आंसर इनकरेक्ट है। एक से तीन साल होता ही नहीं है। तीन साल अगर आप काउंट करेंगे तो उधर अन्नाद में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो एज है आचार्य सुश्रुत ने जो बताई है वो एक से दो साल ही बताई है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए विशेष तौर पर। यौवन की अवस्था कौन सी बताई है? यौवन की अवस्था कितने वर्ष तक है बताइए? यौवन की अवस्था का बताइए। यौवन की अवस्था कब है? अरे भाई साहब, मैंने बताया था वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि, क्रम से मैंने बताया था। सुश्रुत के अनुसार वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि। ठीक है। आप लोग यौवन की अवस्था काश्यप के अनुसार भी जो भी बता रहे हैं वो भी ठीक है, 16 से 34। ठीक है। अगर सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने यौवन की अवस्था क्या बताई है? 20 से 30। सुश्रुत के अनुसार यौवन की अवस्था कितनी बताई? 20 से 30। ये 16 से 20 वाले बहुत हैं यार। रश्मि जी, गलत है आपका आंसर। प्रीति जी, आपका आंसर भी गलत है। कृष्णा भाई, 16 से 20 नहीं है यौवन की अवस्था। हाँ, 16 से 34 काश्यप है और सुश्रुत का है 20 से 30। यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। जो 16 से 20 बता रहे हैं वो गलत है उनका। इतनी छोटी सी बात आप लोग गलत कर रहे हैं। मैंने इसमें बताया था कि क्रम पकड़ना है, वृद्धि यौवन संपूर्णता हानि। 16 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 70, इस तरह से आपको याद रखना है। ये छोटी बहुत महत्वपूर्ण है और छोटी चीज है, आप लोग इसको गलत नहीं कर सकते हैं। स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? बताइए, स्थावर विष के अधिष्ठान कितने हैं? सभी लोग आंसर कीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं। सोनिया जी, आज आप आंसर नहीं कर रही हैं, क्या बात है? रजनी पटेल जी, रीना, तारा जी,
योगेश, विजयश्री, आप लोग भी आंसर कीजिए, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। स्थावर विष के अधिष्ठान मैंने पूछे थे, नीरज कुमारी जी। गलत है आपका आंसर। स्थावर विष की संख्या आप बता रही हैं चरक के अनुसार 21 होती है। अगर अधिष्ठान की बात किया जाए, अधिष्ठान 10 होते हैं। ऐसी छोटी छोटी आप लोग गलती करते हैं भाई। सुश्रुत ने सर्पदंश कितने बताए हैं? सुश्रुत ने सर्पदंश कितने बताए हैं? हाँ, जांगम 16 है, मैंने बताया था जंगल में ज्यादा लोग जाते हैं तो 16। सर्पदंश सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 3। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल है। बताइए, मूलनी द्रव्य की संख्या कितनी है? मूलनी द्रव्य, मूलनी मूलनी द्रव्य कितनी है? अरे फिर नीरज जी आपने, भदौरिया जी, आज आपका थोड़ा सा दिमाग सही नहीं चल रहा लगता है। 5 तो बागभट्ट ने बताए हैं ना, आप लोग क्यों गलत करते हैं? 3 सर्पदंश के भेद बताए हैं किसने? सुश्रुत ने, और 5 बागभट्ट ने बताए हैं, है ना? तो आपको याद रखना है इस चीज को, गलत मत कीजिए। हाँ, 16 है। अब मुझे बता दीजिए, फलनी द्रव्यों का शिरोविरेचन में। अरे नहीं नहीं नहीं, आप एकदम ठंडे पानी से मुंह धोइए। देखिए, कोई भी कार्य अधूरा नहीं करना है, याद रखिएगा। अगर आप इस तरह की स्थिति में हैं तो भले ही 10 मिनट लेट ज्वाइन कीजिए, पूर्णतः अलर्ट होकर बैठना है। फलनी द्रव्यों का शिरोविरेचनार्थ। अरे नहीं नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है ना? अपामार्ग या प्रत्येक पुष्पी, हम कुछ भी कह सकते हैं उसमें। हम्म, ठीक है। कोई, अच्छा, वेरी नाइस। गुल्म के स्थान कितने हैं? गुल्म के स्थान, गुल्म के कितने स्थान बताए गए हैं? अरे कृष्णा, 6 कहाँ से आ गए भाई? 5 स्थान है, बस्ती, हृदय, नाभि, और दोनों पार्श्व, है ना? बहना के दोनों पार्श्व से याद कर लिए थे। चलिए, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ताल यंत्र की प्रमाण बताइए। ताल यंत्र का प्रमाण कितने अंगुल बताया गया? ताल यंत्र का प्रमाण, ताल यंत्र का प्रमाण कितना बताया गया? यस है ना? सभी ने ताल यंत्र का प्रमाण कितना बताया? 12 अंगुल। ओके, चलिए, ठीक है। अब हम वापस लौटते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। संख्या 2 है और प्रमाण 12 अंगुल है। चलिए,
अभी बराबर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए। अगला हमारा टॉपिक था, हमको आज का टॉपिक अब स्टार्ट करना है, क्षार के भेद। क्षार के भेद कितने होते हैं? सभी ने दो भेद बताया, सभी ने दो भेद बताए हैं। ठीक है, पानी और प्रतिसारणीय सभी ने वर्णन किया। बस अष्टांग संग्रह क्या बोल दें, अंता परिमार्जन और बहिपरिमार्जन। ठीक है, पानी का क्या है, अभ्यंतर यूज करते हैं और प्रतिसारणीय का बाह्य रूप में यूज करते हैं। तो बस नाम सेम है और शब्दों का अंतर है, काम उसका सेम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्षार के दो भेद बताए गए हैं। प्रतिसारणीय क्षार की अगर बात करें, प्रतिसारणीय क्षार की अगर बात करते हैं तो दो है, सॉरी तीन। प्रतिसारणीय क्षार के भेद कितने, देखिए, एक तो क्षार के दो भेद हैं, पानी और प्रतिसारणीय। और फिर प्रतिसारणीय के तीन भेद हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। जब हम लोकल एप्लीकेशन क्षार का करते हैं तो उसमें भी देखते हैं, तो कहाँ पर मृदु का प्रयोग करना है, कहाँ मध्यम क्षार का प्रयोग करना है, कहाँ तीक्ष्ण क्षार का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। क्षार के गुण, क्षार के गुण चरक के 10 हैं, सुश्रुत के 8, वाग्भट के भी 10। चरक के 10, सुश्रुत के 8, वाग्भट के 10। याद रखिएगा, चरक चरक के गुण ऐसा संख्यात्मक नहीं बताए गए हैं। जब चरक चिकित्सा गुल्म चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर क्षार का वर्णन आया है। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सुश्रुत का जो सूत्र स्थान में बताया गया है वो है, सुश्रुत के 8 है, ना अति तीक्ष्ण, ना मृदु, शुक्ल, श्लक्ष्ण, पिच्छिल, अभिसंधि, शिव और शीघ्र। इस तरह से 8 गुण बताए सुश्रुत के। वाग्भट की अगर बात करें तो इन्होंने 10 गुण बताए हैं वाग्भट के।
ओके, ठीक है, ठीक है। वॉइस अभी आ रही होगी, है ना? क्योंकि क्या होता है कि जब शेयर करते हैं, वो पीडीएफ शेयर करते हैं, तब वो वॉइस अपने आप बंद हो जाती है, इस वजह से वो हो गया। अभी सब क्लियर होगा, अब आप परेशान मत होइएगा। क्षार के भेद आप लोगों ने देख लिए, सुन लिए हैं। क्षार के गुण की बात हम कर रहे थे, क्षार के गुण की बात कर रहे हैं, क्षार के गुण। अगर हम सुश्रुत की बात करते हैं, सुश्रुत की अगर क्षार के गुण की बात करते हैं, ना अति तीक्ष्ण, ना मृदु, शुक्ल, स्लक्षण, पिच्छिल, अविस्यंदी, स्यू। स्यू एक टर्म इंपॉर्टेंट है, स्यू। और शीघ्र। ठीक है, ये क्षार का ही गुण है, स्यू, शीघ्र। और अगर हम यही वाग्भट्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने क्षार के गुण 10 बताए हैं, और उन्होंने शिखरी और सुख निर्वाप ये दो गुण अधिक बताए हैं। शिखरी और सुख निर्वाप ये दो गुण अधिक बताए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, शिखरी और सुख निर्वाप क्या है, या किसके गुण हैं, या किसने बताए हैं? ठीक है ना? तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है, शिखरी और सुख निर्वाप। क्षार के दोष हैं, सुश्रुत ने देखिए, सुश्रुत का गुण 8 है, और दोष कितने हैं? 9। वाग्भट्ट के कितने हो जाएंगे? 10 10। ठीक है, 10 10 ऐसे याद रखना है। क्षार की मात्रा ये कभी नहीं पूछी जाती है। ठीक है, ये पानी क्षार, प्रतिसारणी क्षार, इसको अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पानी क्षार और प्रतिसारणी क्षार की अगर मात्रा की बात करते हैं, उत्तम, मध्यम और हीन। 4 कर्ष, 3 कर्ष और 2 कर्ष। उत्तम, मध्यम, हीन, 4 कर्ष, 3 कर्ष और 2 कर्ष। ठीक है, अगर प्रतिसारणी क्षार की बात करते हैं, मृदु मध्यम, तो 2 पल, 1 पल, आधा पल। तो इसको जस्ट रीड कर लेना है, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। मूल नाड़ी यंत्र, सुश्रुत ने 12 बताए हैं। नाड़ी यंत्र, नाड़ी यंत्र अगर हम सुश्रुत के अनुसार नाड़ी यंत्र की संख्या देखें तो कितने थे? 20 थे। यहाँ मूल नाड़ी यंत्र की अगर बात की जाती है तो 12 है। डल्हन का 20 और हाराण चंद्र का 16। ठीक है, तो ये भी ज्यादा कुछ खास नहीं है, परेशान मत होइएगा। अग्निकर्म के भेद, अग्निकर्म के कितने होते हैं भेद? सुश्रुत ने 4 बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। वलय, बिंदु, ये अग्निकर्म, ये आकार के आधार पर भेद है। ये आकार जो बताए गए कि कहीं पर अग्निकर्म करना है तो वलय के आकार का कर दो, ठीक है, या बिंदु के जैसा अग्निकर्म कर दो, या विलेखा यानी कुछ भी इस तरह का स्केटेड टाइप का, प्रतिसारण मतलब उसको लेप कर दो। ठीक है ना? तो वो क्या है? अग्निकर्म का भेद है 4 सुश्रुत के। वाग्भट्ट की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 3 एक्स्ट्रा बताए हैं, अष्टचंद्राकार, स्वस्तिक और अष्टपद। अष्ट अर्धचंद्राकार यानी इस तरह का जो आधी चंद्रमा के आकार का होता है, इस तरह का अग्निकर्म। स्वस्तिक आप लोग जानते हैं, जो स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का अग्निकर्म जो इन्होंने बताया है वाग्भट्ट ने। और अष्टापद, ठीक है, अष्टापद इस तरह से 4 4 8 अष्टापद के आकार का जो अग्निकर्म किया जाता है। तो ये 4 भेद सुश्रुत के हैं और 7 भेद किसके हैं? वाग्भट्ट के। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। शल्य की गतियां पूछी जाती हैं, क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है शल्य की गतियां का, और लोग वह क्या है इसमें गलत कर देते हैं कि शल्य की गतियां। तो सुश्रुत ने कितनी बताई हैं? 5। सभी ने 5। अष्टांग हृदय ने भी 5 बताई, ऊर्ध, अधा, तिर्यक, अर्वाचीन, ऊर्ध्व, अधा, तिर्यक, वक्र और ऋजु। ठीक है, तो इस तरह से अष्टांग हृदय और सुश्रुत का सेम है। बस अष्टांग संग्रह का क्या कहना है? 3 ही है, ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक। ठीक है, ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक।
याद रखिएगा, ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक ये अष्टांग हृदय ने बताया है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक। अग्निदग्ध के भेद, अग्निदग्ध के भेद, सुश्रुत ने चार, वाग्भट ने भी चार। मतलब अग्निदग्ध, मान लो कहीं आप अग्नि से दग्ध कर रहे हैं तो उसके भेद बताएं, आपको याद होगा, सर्जरी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लुष्ट, दुर्दग्ध, सम्यक दग्ध और अतिदग्ध। सेम टू सेम ऐसे, बस प्लुष्ट की जगह वाग्भट्ट ने क्या, तुथ दग्ध का वर्णन किया। बस ये टर्म याद रखना, प्लुष्ट की जगह तुथ दग्ध का वर्णन किया किसने, वाग्भट्ट ने। तो चार चार हो जाते हैं दोनों के, सुश्रुत के चार और वाग्भट्ट के चार। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। अगला, शल्य चिकित्सक के गुण। शल्य चिकित्सक के गुण आप लोग जान रहे हैं, सुश्रुत में पढ़ा ही होगा। शौर्यम, आशु क्रिया, शस्त्र क्षण, आश्वेद, आबेपथु, असमोहश्च। इस तरह से, मतलब शौर्य, शल्य चिकित्सक, शौर्य मतलब एकदम बढ़िया शक्तिशाली हो। आशु क्रिया मतलब तुरंत जल्दी जल्दी कार्य करने वाला हो। शस्त्र तैक्षण मतलब उसके पास शस्त्र की, शस्त्र ऐसे हो एकदम तीक्ष्ण हो, तुरंत कट जाए। आश्वेद, कोई भी काम करते समय उसको पसीना ना आए। आवेपथु, कांपे ना। असमोह मतलब मूर्छा खाकर गिर ना जाए। तो ये क्या है, शल्य चिकित्सक के गुण है। अगर शल्य चिकित्सक के गुण अगर हम मॉडर्न में बात करें तो मॉडर्न में क्या गुण बताए हैं, मॉडर्न में अगर किसी को पता हो तो बता दो शल्य चिकित्सक के गुण, वरना हम तो बताएंगे ही। बताइए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। उत्तम वैद्य के गुण, चरक ने ही सूत्र स्थान में बताया, विद्या, वितर्क, विज्ञानम, स्मृति, तत्परता, क्रिया। वैद्य का देखो, विद्या हो, वितर्क वाला हो, विज्ञान अच्छे से उसका सारी चीजों का ज्ञान हो, स्मृतिवान, तत्परता मतलब ऐसा नहीं है कि रोगी आया चलो बैठो हम आते हैं खाना खा लें, थोड़ा सा बाहर चाय पिया। तत्परता और क्रिया, सारी क्रियाएं जानने वाला हो। तो ये उत्तम वैद्य के गुण आपको पता ही होगा। तो शल्य चिकित्सक के गुण कितने हैं, छह। एमडी मॉडर्न में, पात्र अपेक्षी द्रव्य मतलब ऐसे द्रव्य जो पात्र की अपेक्षा करते हैं। शस्त्र है ना, शस्त्र को रखने का एक ऐसा वो होता है पूरा। शास्त्र, आप लोग देखे होंगे गांव में जो रामायण या महाभारत की जो बुक होती थी, उसके लिए एक इस तरह का रखने का होता था, है ना। आप लोग देखे होंगे इस तरह का कर्व वाला। तो वो पात्र की अपेक्षा जो भी ग्रंथ है बिना पात्र के नहीं रखे जाते। और सलिल यानी जल। तो ये तीन द्रव्य ऐसे हैं, या तीन वस्तुएं ऐसी हैं जो पात्र की अपेक्षा करते हैं, शस्त्र, शास्त्र और सलिल। बताया क्या किसी ने आंसर, नहीं बताया? अरे बता दो यार, चलो हम बताते हैं। शल्य चिकित्सक के अगर मॉडर्न में देखो तो उन्होंने क्या है बताया है, क्या बताया है, हॉर्स लेग मतलब घोड़े जैसी टांगे। हॉर्स लेग, कैमल ट्रंक ऊंट जैसा पेट हो कि एक बार खा लो सर्जरी करते रहो, कैमल ट्रंक। सॉफ्ट हैंड, ठीक है, सॉफ्ट हैंड होना चाहिए उनका। और ईगल आई, गिद्ध जैसी आंखें होना चाहिए, सारी चीजें देख ले। तो ये चार है मॉडर्न के अनुसार। क्या, सॉफ्ट हैंड मतलब मृदु हस्त, ईगल आई गिद्ध की जैसे आंखें, मतलब गिद्ध की जैसे आंखें का मतलब है ये दूर से भी सारी चीजें देख ले जब सर्जरी कर रहा हो कि कहाँ से क्या क्या करना है। हॉर्स लेग, लंबे समय तक खड़े खड़े वो, जैसे घोड़ा दिन रात खड़ा रहता बैठता नहीं, ऐसे इसका हॉर्स लेग। और कैमल ट्रंक, बार बार उसे भूख प्यास ना लगे, एक बार पानी अपने ट्रंक में खाना पानी भर लिया तो लंबे समय तक, इस तरह की कैपेसिटी होना चाहिए शल्य चिकित्सक की। पढ़े थे आप लोग ये चीजें, लेडी फिंगर जैसी फिंगर,
अरे हाँ, वही सॉफ्ट हैंड में वही सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। नाड़ी के भेद, नाड़ी रोग, है ना, नाड़ी रोग के भेद बताए हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। सुश्रुत ने 8 बताए हैं, वाग्भट ने, बाकी सभी ने 5 बताए। सुश्रुत के नाड़ी रोग कितने हैं? 8। वात पित्त कफ सन्निपात, फिर द्विदोषज, फिर आखिरी में शल्यज नाड़ी। ओके, तो ये नाड़ी के भेद आपको याद रखना है। व्रण के उपक्रम, व्रण के उपक्रम आप लोगों देखे होंगे। व्रण के उपक्रम चरक ने 36 है और सुश्रुत के 60। बस दो ही याद रखना है, भेल का जाने दो, भेल के 6 है। लेकिन व्रण के उपक्रम चरक ने 36 बताए हैं, चरक चिकित्सा 25 में। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 60 व्रण के उपक्रम। ठीक है, सुश्रुत ने 60, तो ये याद रखना है। चरक के कम है, सुश्रुत के ज्यादा है। सूक दोष, सूक दोष, सूक दोषों की संख्या की अगर बात करें, सुश्रुत के 18 है। सुश्रुत के कितने हैं? 18। अगर इसमें बात करें साध्य और असाध्य, साध्य और असाध्य की अगर बात करते हैं, तो साध्य 14 है और असाध्य 4 है। मांसपाक, मांसर्बुद, विद्रधि और तिलकालक, ये असाध्य सूक रोग होते हैं, सूक दोष है। बाकी अन्य आचार्यों का सारंगधर का 24 है, बस यही एक ही याद रखना है और नहीं पूछा जाएगा। सुश्रुत का 18 और सारंगधर का 24। सूक दोष आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्जरी में, डिटेल में पढ़ाया होगा अरविंद सर ने। अगला है क्षुद्र रोग। अगला क्या है? क्षुद्र रोग। ये भी सुश्रुत निदान स्थान में बताया गया, चरक ने वर्णन ही नहीं किया, है ना। सुश्रुत ने 44 बताए हैं क्षुद्र रोग। सुश्रुत के कितने हैं? 44। वाग्भट के 36 और सारंगधर के 60। सुश्रुत के 44, वाग्भट के 36 और सारंगधर के 60, ये क्षुद्र रोग बताए हैं। इन्हीं को मेनली याद रखना। और चरक ने क्षुद्र रोग कुछ ऐसे बताए ही नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। सद्धो व्रण, मतलब तुरंत गिरे और उसमें कौन सा व्रण है, तो सुश्रुत ने 6 बताए। छिन्न, भिन्न, विद्ध, छत, पिच्चित और भ्रष्ट। छिन्न भिन्न, है ना, छिन्न है, भिन्न है, विद्ध है, छत है, पिच्चित है और भ्रष्ट है। छिन्न, भिन्न, विद्ध, छत, पिच्चित और भ्रष्ट, ये सुश्रुत के कितने हैं? 6 भेद हैं सद्दो व्रण के। अगर यही बात करें वाग्भट और माधव, वो सारंगधर की, वाग्भट और सारंगधर ने कितने बताए हैं? वाग्भट और सारंगधर ने 8 8 बताए हैं। याद रखिए, वाग्भट और सारंगधर का कितना है? 8। बस यही याद रखना है, बाकी इसके अंदर का इनका नहीं पूछा जाएगा। व्रण के भेद, व्रण के भेद सभी आचार्यों ने, जितने भी दुनिया भर के आचार्य हैं, चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, माधव है, सभी ने 2 ही भेद बताए हैं। निज आगंतुज कह दो या शारीरिक आगंतुज कह दो। व्रण के स्थान, व्रण के स्थान, व्रण स्थान बताए गए हैं। सभी ने 8 स्थान बताए हैं, 8 स्थान व्रण के बताए, 8 स्थान। आपको रिकॉलिंग हो रहा होगा, सर्जरी में पढ़े होंगे, व्रण के 8 स्थान हैं। ठीक है, उन 8 स्थानों में सभी सेम हैं। त्वचा, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, कोष्ठ, मर्म। तो चरक का देखो, चरक ने मेद बताया है और सुश्रुत ने संधि बता दिया है। बस यही एक अंतर है, चरक और सुश्रुत का सेम है, संख्या सेम है। तो एक चीज का आपको याद रखना है कि चरक जो थे वो एक जगह पर बैठ के, मेडिसिन वाले डॉक्टर थे तो एक जगह पर बैठ के अपना ट्रीटमेंट करते थे। तो ऐसे याद रखना, उनका मेद बढ़ गया था, ठीक है, तो उन्होंने मेद माना है, और सुश्रुत का संधि। ठीक है, याद रखना है। व्रण के कारण, व्रण के कारण कितने हैं? 8। सॉरी, व्रण के कारण कितने? 6।
वात के कारण व्रण होगा, पित्त के कारण, कफ के कारण रक्त सन्निपात और आगंतुज, इस तरह व्रण के उपद्रव 5 हैं, मतलब व्रण के जो कॉम्प्लिकेशन है 5 हैं, और व्रणी के कॉम्प्लिकेशन 10। व्रण के, व्रण यानी वुंड हो गया, व्रणी यानी क्या हो गया, व्रणी को हम, जिसको वुंड हुआ है, मतलब पेशेंट, पेशेंट के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो 10 उत्पन्न होते हैं, और जो रोग के कारण है वो 5 हैं। तो इस तरह से दोनों को याद रखना, व्रण और व्रणी 5 और 10। ठीक है, व्रण और व्रणी 5 और 10। गर्भस्राव संज्ञा, गर्भस्राव संज्ञा, हाँ ये देखो मैं कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, पूछ चुका हूँ, गर्भस्राव की संज्ञा कब देते हैं। देखो सुश्रुत क्या बोलते हैं, गर्भस्राव मतलब मिसकैरेज, यही कहलाएगा गर्भस्राव, मिसकैरेज। और गर्भपात एबॉर्शन, है ना। तो मिसकैरेज या गर्भस्राव की बात करें तो सुश्रुत ने 4 महीने तक बताया है कि अगर 4 महीने तक का बच्चा यानी गर्भ गिर जाता है या स्राव हो जाता है उसका, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिसकैरेज या गर्भस्राव कहते हैं। चरक माधव भोज ने 3 महीने तक बताया है, चरक माधव भोज ने 3 महीने तक बताया है। तो आपको याद रखना है, चरक माधव और भोज का 3 महीने। फिर अगला हम बात करते हैं गर्भपात। गर्भपात की अगर बात कर रहे हैं तो गर्भपात सुश्रुत ने ही बताया है, चरक ने नहीं बताया, सुश्रुत ने ही बताया है। 5वां से 6वां मास, 5 से 6 महीने। तो ये दोनों टर्म याद रखना है, गर्भस्राव 4 महीने सुश्रुत का, और गर्भपात सुश्रुत का 5 से 6 महीने, मतलब स्राव पहले होगा और पात बाद में होता है, ऐसे याद रखना। और चरक ने जो गर्भस्राव की संज्ञा दी है वो 3 महीने ही दी है। तो इस दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। गर्भच्युति के कारण, मतलब गर्भ गिर कैसे जाएगा, कैसे गिरेगा गर्भ, तो सुश्रुत ने बोला क्रमी, वात और अभिघात। क्रमी में देखो, क्रमी में अगर हम देखते हैं, क्रमी, क्रमी कुछ भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके कारण वात यानी वायु के प्रकोप के तहत आघात, मान लो किसी ने मार दिया या गिर गया, गिर गए उससे जमीन पर या कहीं से एक्सीडेंटल हो जाता है, तो वो इसके कारण 3 कारण सुश्रुत ने बताए हैं, क्रमी, वात, अभिघात। अब देखो आपका एनाटॉमी, एनाटॉमी अभी पढ़ चुके होंगे आप लोग, तो मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता है, फिर भी हम पढ़ाएंगे। आप लोग बाद में कहे ना कि आपने ये नहीं पढ़ाया था। हाँ 23 गुह रोग हो जाते हैं ना, 23 लिखा तो है, क्योंकि बाघ भट्ट का इतना ज्यादा अच्छे से। पहली बार सुने सर, अरे तो नहीं, ये हमको हमारे सर पढ़ाते थे जब हम यूजी में थे, तब का हमको अभी भी याद है। चलिए, तो संख्या वाला चीजें आज हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखो हमारा एक क्वेश्चन गलत हो चुका है, और पीएससी में ही गलत हुआ था, या पीएससी या पीजी में गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था अभी बताऊंगा। अस्थि की संख्या देखो, चरक का 360, याद रखिएगा, 360 चरक, और वाग्भट दोनों का 360 है, सुश्रुत भेल का 300 का, ये तो संख्या याद हो जाएगी। चरक की अगर बात करें, शाखा, मध्य और ऊर्ध्व, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आपको सिर्फ दो ही का याद रखना है चरक का, मतलब शाखा, मध्य और ग्रीवा, SMG, शाखा, मध्य और ग्रीवा। ठीक है, ग्रीवा के ऊपर, तो इसका आपको याद रखना है 128, 140 और 90, शाखा SMG। समझ गए, SMG का मतलब समझ गए। ठीक है, SMG, S से शाखा,
एम से मध्य और जी से ग्रीवा। तो इसको याद रखना है। सुश्रुत का भी इसी तरह एस एम जी से आपको याद रखना है। एस एम जी शाखा मध्य और ग्रीवा ऊर्ध है ना। एस एम जी 120, 117 और 63। 120, 117 और 63, बस यही दोनों का चरक सुश्रुत का ही, अगर हालांकि ये तो अभी नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, वाग्भट का कोई जरूरत नहीं है। आधुनिक ने 206 हड्डियां बताई हैं और काश्यप ने भी 360 वो चरक और वाग्भट के जैसे ही बताया है। जो क्वेश्चन गलत हुआ था यहाँ, संधि की संख्या चरक की 200 है, सुश्रुत की 210, बस यही, और वाग्भट की 210। चरक की 200, सुश्रुत और वाग्भट की 210। क्वेश्चन पूछा गया था कि चरक के अनुसार संधि की संख्या कितनी है। अब हमको तो याद था फुल कॉन्फिडेंस में, हमने चरक को समझ लिया सुश्रुत, हमने शाखा के 68 लिखे, मध्य का 59 लिखा, फिर 83, दोनों ऐसा काउंट कर रहे। जब क्या होता है, आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होता तो आप उसको और अच्छे से काउंट कर करके लिखते हैं। तो वहां पर हमारा गड़बड़ हो गया था, 210 ऑप्शन कर दिए थे। ठीक है, तो ये गलतियां होती हैं। तो संधि की संख्या अगर बात करें तो चरक की 200 और सुश्रुत और वाग्भट की 210। ठीक है, चरक की 200 है, सुश्रुत वाग्भट की 210, याद रखना है। स्नायु, दुनिया भर के आचार्यों ने 900 स्नायु बताया, 900 स्नायु की संख्या बताई है, केवल 900। अब इसकी शाखा की अगर बात करें, शाखा की अगर बात करते हैं तो 600, 150 आएगा। एक शाखा में कितने आएगा, 150, है ना। एक शाखा में कितना आता है, 150, याद रखिएगा। तो शाखा में क्या है, 600, 150 रुपए, ओ सॉरी, 150 स्नायु की संख्या हर एक शाखा में आएगी। कोष्ठ में 230 और ग्रीवा के ऊर्ध्व में, ग्रीवा के ऊपर की अगर बात करें तो 70 है, जिसमें से आधे 36 ग्रीवा में और सिर में यानी मूर्धा में 34 है। तो ये भी टर्म आपको याद रखना है। स्नायु के प्रकार, स्नायु के प्रकार कितने हैं, 4। प्रतान, प्रतानवती, वृत्त, प्रथु, सुशिर। प्रतानवती है, वृत्त है, प्रथु है और सुशिर है, ये स्नायु के प्रकार हैं। प्रतानवती, वृत्त, प्रथु और सुशिर। अभी हम इसका डिटेल पढ़ेंगे आगे, है ना, परेशान मत होइएगी। प्रतानवती है, वृत्त, प्रथु और सुशिर। संधि का प्रकार, संधि 2 है, चेष्टा युक्त या स्थिर, और 8 भी बताए हैं। कोर, उलूखल, सामुद्ग, प्रतर, तुण्ड सेवनी, वायस्तुंड, मंडल, शंखवर्त। अभी इन सभी का, ये जो 8 संधि बताए हैं, इनका अभी डिटेल हम पढ़ेंगे कि कोर संधि कौन कौन सी है, उलूखल संधि कौन सी है। ठीक है, तो अभी सिर्फ संख्यात्मक 8 याद रखिएगा। पेशी की संख्या की अगर बात करें, पेशी, पेशी यानी मसल, ठीक है ना। पेशी, पेशी की संख्या की अगर बात करते हैं तो चरक ने 400, सुश्रुत ने 500। चरक का क्या है, 400, सुश्रुत का 500। अब अगर हम शाखा, कोष्ठ और या शाखा मध्य एस एम जी ही अगर हम लेकर चलें, एस एम जी, ठीक है, तो 400, 66 और 34। शाखा में जो पेशियां होती हैं, हर एक शाखा में 100 पेशी होती है। कोष्ठ में 66 और गर्दन के ऊपर 34 होती है। तो एस एम जी से आप इसको भी याद कर सकते हैं। स्त्रियों में 20 अधिक पेशियां होती हैं, स्त्रियों में 20। देखिए, अगर सुश्रुत की बात करें, इन्होंने पेशी की संख्या 500 ही बताई है। आप लोग अपना अलग दिमाग मत लगाइएगा।
कि कहीं 500 प्लस 520 अगर दे दिया तो आपने सोचो कि यार 500 तो वो आदमी में बताए थे, 20 स्त्री में बताए थे, तो 520 नहीं। आपको पेशी की संख्या सिर्फ 500 ही लेना है। अगर पूछता है कि स्त्रियों में पेशियों की संख्या क्या है, तो 500 प्लस 20, ठीक है। जिसमें जो 20 अधिक बताई हैं, पांच पांच स्तनों में, चार अपत्य मार्ग में, और तीन गर्भ छिद्र में आश्रित, और तीन क्या, शुक्र आर्तव प्रवेशनी, ठीक है, शुक्र आर्तव प्रवेशनी, ये बताया है। अब इसमें एक क्वेश्चन क्या बनता है, देखो स्तनों का तो आप लोग का समझ में आ जाएगा, ठीक है, पांच पांच है, दोनों स्तनों में पांच पांच। अपत्य मार्ग यानी योनि मार्ग में चार, सिंपल, योनि मार्ग में चार। अब यहाँ पर गर्भ छिद्र और शुक्रार्तव प्रवेशनी, इनको तीन तीन बता दिया है। अगर हम कहेंगे गर्भाशय आश्रित, एक क्वेश्चन एक बार बना था, गर्भाशय आश्रित कितनी पेशियां हैं। अभी तो गर्भ छिद्र में आश्रित और शुक्र आर्तव आर्तव प्रवेशनी जो पेशी है वो है। तो गर्भाशय में आश्रित पेशियों की संख्या कितनी है, ये आप लोग बताओ। गर्भाशय में आश्रित, बताइए बताइए। यस, है ना, सोनिया जी का पहला आंसर आया है आज का, एकदम सही आया है। इससे पहले भी बताए थे हो, ठीक है। गर्भाशय में आश्रित छह हैं, याद रखिएगा, गर्भाशय में आश्रित छह है नंदिनी जी। अब क्यों है ये मैं बताता हूँ। देखिए, गर्भ में छिद्र में तीन है और शुक्र आर्तव प्रवेशनी तीन है। तो ये देखो, शुक्र और आर्तव कहाँ से जाता है, गर्भाशय में ही जाएगा। गर्भ छिद्र भी गर्भाशय से ही लगा हुआ होता है, इसलिए अगर दोनों को मिला के कहा जाए तो गर्भाशय में आश्रित पेशियों की संख्या कितनी है, छह, सिंपल है, याद रखिएगा। अब अगला, अगर हम शिराओं की बात करें तो 700, शिराओं की बात क्या करते हैं, तो 700 शिराएं हैं। शिराओं की संख्या 700, जिसमें से सुश्रुत ने मूल शिराएं 40 बताई हैं, मूल, है ना, मूल शिराएं 40 हैं। वात पित्त कफ रक्त सभी में 10-10, ओके। काश्यप की मूल शिराएं 10 है। काश्यप की, जब अभी आप लोगों ने काश्यप पढ़ा होगा, वहां पर ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। काश्यप की मूल शिराएं कितनी है, 10। अब अगर हम इसमें बात करते हैं शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्व, है ना, वही है एसएमजी, शाखा कोष्ठ एसएमजी, है ना, सभी का आपको याद रखना है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। एसएमजी शाखा में 400, है ना, 400 होती है। हर एक शाखा, वात वह 100, पित्त वह 100, कफ वह 100 और रक्त वह 100। कोष्ठ की अगर बात करें तो 36, 36/4 कर लोगे तो 34 आ जाएगा। और ऊर्ध्व में बात करेंगे तो 164, उसका 164/4 करेंगे तो उसका 41 आ जाएगा। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये चीजें बस इसका डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, 400, 136 और 164, तो ये सारी वात पित्त कफ और रक्त वाही शिराएं आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। अगला है अवैध शिराएं। अवैध शिराएं, सिर्फ अवैध शिराएं आपको याद रखना है, पूछा गया है, 98 है। कितनी है, 98 अवैध शिराएं, जिनका वेधन नहीं करते हैं, 98। और शाखा कोष्ठ और ऊर्ध्व जत्रुगत 16, 32, 50। अच्छा, 16, 32, 50 किसी आचार्य ने आयु का क्लासिफिकेशन ऐसा बताया है क्या, बताइए तो आप लोग जरा। 16, 32, 50 ऐसा करके कुछ किसी ने बताया हो।
है ना। बताया नहीं है बट सिमिलरिटी जो भाव प्रकाश का आप पढ़ते हैं, बाला, तरुणी, प्रौढ़ा, वृद्धा, है ना। तो 0 से 16, है ना, 16, 16 से 32, है ना। और प्रौढ़ा 32 से 50, और वृद्धावस्था 50 के ऊपर, ऐसा था ना भाव प्रकाश का। तो इसी तरह से हमको यहाँ पर भी याद रखना है, 16, 32, 50, शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्व जत्रुगत। शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्व जत्रुगत ये किसका है? अवैध शिराओं का क्लासिफिकेशन है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवैध शिराएं महत्वपूर्ण है। हाँ, भाव प्रकाश में देखिए आप लोग को याद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है हमको कि आप लोग हम अगर आंसर सही करते हैं तो हमको लगता है कि हमने सही पढ़ाया। अगर गलत आंसर करते हैं तो हमको लगता है कि हमने अच्छा नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो अब देखते हैं धमनी की संख्या। चरक ने तो 200 धमनी बताई है, सुश्रुत 24 धमनियां बताते हैं। 10 ऊपर, 10 नीचे, 4 तिर्यक, ऊर्ध्व अधः तिर्यक, 10, 10, 4। तो धमनी की संख्या चरक का कितना है? 200, और सुश्रुत की 24 धमनियां। ठीक है, धमनी को आर्टरी कहते हैं, शिरा को वेन कहते हैं, ऐसा करके है कुछ। मुख रोग, मुख रोग देखिए अभी मैंने, मुझे लगता है 5-10 दिन, 15 दिन पहले ही पढ़ाया आप लोगों को, तो ये तो आपका ताजा ताजा होगा। मुख रोग की संख्या चरक का 464। चार तो चरक ने बताए हैं, लेकिन 64 क्यों है? कराल की सहमति से, मैंने बताया था, कराल सहमति से, है ना। एक कराल आचार्य थे ना, उन्होंने कराल सहमति से 64 बताए हैं। कराल सहमति मतलब कराल के साथ मिलकर। सुश्रुत की 65 है, भोज 65, माधव 65, ये सब 65 है। वाघ भट्ट के 75, आपको याद रखना, वाघ भट्ट के मुख रोग कितने? 75। और सारंगधर के मुख रोग कितने हैं? 74। वाघ भट्ट के 75, सारंगधर के 74, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वाघ भट्ट के 75 है और सारंगधर के 74, सिंपल। मुख रोग के आयतन मैंने बताया था, मुख रोग के आयतन सुश्रुत ने 7 बताए हैं। मतलब आयतन का मतलब स्थान, मुख रोग कहाँ कहाँ होता है। आयतन किसका पर्याय है? रीजन यानी कारण का पर्याय है, यानी हेतु का पर्याय है। कारण का पर्याय था ना आयतन। इह खलु हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण, इस तरह से निदान, ये सब उसके थे। तो सुश्रुत ने क्या बताया? 7 बताए हैं। सुश्रुत ने 7, ओष्ठ, दंतमूल, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ और सर्वसर, ये 7 बताए सुश्रुत ने। और वाग्भट्ट के कितने हैं? 8। उन्होंने, वाग्भट्ट ने क्या बताया? गंड। गंड यानी, गंड का मतलब होता है गाल। गाल तो आप जान ही रहे होंगे, वही वाले गाल जो जहां भी कहीं छोटा बच्चा मिल जाता है और बिना परमिशन के आप उसका खींच देते हो, वही वाला गाल। छोटा बच्चा सोचता होगा कि बिना परमिशन के गाल खींच देते हैं, मैं जरा थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं तुम्हारा जिंदगी खींच लूंगा, यही सोचता होगा बेचारा। क्या करें। अब यहाँ पर स्नान नहीं है भाई साहब, स्थान है ना। देखिए यही कुछ कभी कभी मिस प्रिंट हो जाती है, तो यहाँ पर स्थान कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही। स्थान, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। ओष्ठ चरक ने कितने बताए थे? वो सॉरी, सुश्रुत ने 8 स्थान बताए थे ओष्ठ के। सु- ये मतलब स्थान है, और सुश्रुत ने भेद कितने कितने संख्या या भेद कितने बताए हैं। तो सुश्रुत ने 8 प्रकार के ओष्ठ रोग बताए, वाघभट्ट ने 11 बताए थे। खंडोष्ठ,
जलार्बुद, ओष्ठार्बुद, है ना। और दंतमूल 15 और 13 मैंने बता चुका हूँ ये। दंतगत, दंत के कितने 8 हैं, दंत 8 है ना। मूल, रूट ज्यादा होती हैं तो 15 और दंत 8। जिह्वा के 5, जिह्वा के 5 हैं। और बाघभट्ट के 6 हैं। बाघभट्ट ने एक अधिजिह्वा बताया था, अधिजिह्वा, है ना। बाकी सब सुश्रुत के समान है, तो बाघभट्ट का एक अधिजिह्वा। तालु में देखिए ये एक ऐसी मात्रा है, तालु में तो 9, ठीक है। और वाग्भट का 8 है। कंठ में अगर बात करें तो सुश्रुत ने 17 बताए, वाग्भट ने एक 18, एक एक्स्ट्रा बता दिया है। सर्वसर्प यानी मुख रोग, सर्वसर्प संपूर्ण मुख वाले रोग हैं तो इनके 3 हैं। या इस सर्वसर्प को मुख पाक भी कहते हैं ना, मुख पाक शब्द भी सुश्रुत ने यूज किया है, यानी मुंह में छाले पड़ जाना। तो सुश्रुत के 3 है, वाग्भट के 8 है। और गंड सुश्रुत ने बताया नहीं, वाग्भट का 1 है। तो सुश्रुत के कितने हो जाते हैं मुख रोग, 65 हो जाते हैं। और इनके वाग्भट के कितने हो जाते हैं, 75। तो इन्होंने 10 एक्स्ट्रा बता दी है, तो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नासा रोग, नासा रोग की बात करें, जब हम नासा रोग आपको पढ़ा रहे थे तब भी ये सारी चीज बताए थे कि नासा चरक ने 4 बताए हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपात। चरक ने नासा रोग कितने बताए, 4। सुश्रुत के 31, सुश्रुत के कितने हैं, 31। माधव, सारंगधर, वाग्भट के कितने हैं, 18। माधव, सारंगधर, वाग्भट के कितने हैं, 18 नासा रोग। और बाकी भाव प्रकाश योग रत्नाकर के 34 थे, ये मैंने बताया था। सुश्रुत के 31 आपको याद रखना है, वाग्भट के 18 याद रखना है। वाग्भट सारंगधर का सेम है, तो इन दोनों के आपको विशेष तौर पर याद ही रखना है, इनका भूलना नहीं है। ओके, समझ गए। हाँ, वाग्भट के भी याद रखना पड़ेगा। जहां जहां देखिए, जहां याद रखना हो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जहां जहां से वाग्भट का कभी क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं तो वो हम आपको पॉइंट आउट कर देते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए, अगला हम इसमें देखते हैं, ये पढ़ लिए ना। हाँ, कर्ण रोग की संख्या। कर्ण रोग की संख्या देखिए, चरक के 4 है, वात पित्त कफ सन्निपात। सुश्रुत के 28 है, वाग्भट के 25, सारंगधर के 18। तो ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, सुश्रुत ने 28 प्रकार के कर्ण रोग बताए हैं। वाग्भट ने कितने बता दिए हैं, कम बता दिए हैं थोड़े से, तो 25 है उनके। और सारंगधर के 18 हैं। बाकी आगे देखते हैं, कर्णमूलगत रोग। कर्णमूलगत, तो ये तो हालांकि आज तक नहीं पूछा गया, कर्णमूलगत। कर्णमूलगत अभी तक तो नहीं पूछा गया है। वाग्भट, वात पित्त कफ रक्त ऐसे करके 4 बताए हैं, सारंगधर के 5। बस संख्यात्मक एक बार रीड रखिए बस। कर्णपालीगत रोग ये हमने देख लिया था, सुश्रुत ने 5 बताए कर्णपालीगत रोग, हैं। सुश्रुत के 5 हैं, उत्पाट, परिपोट, उन्मंथ, परिलेही, दुखवर्धन। ये सुश्रुत के 5 कर्णपालीगत रोग हैं, उत्पाट, परिपोट, उन्मंथ, परिलेही और दुखवर्धन। उत्पाट, परिपोट, उन्मंथ, परिलेही और दुखवर्धन। अगर वाग्भट्ट की अगर हम बात करते हैं इसमें, वाग्भट्ट की अगर बात करें तो इन्होंने तंत्रिका और पालिसोस ये 2 एक्स्ट्रा बता दिए हैं बस। तंत्रिका और पालिसोस यही 2 एक्स्ट्रा बताए हैं और कुछ नहीं बताया। बाकी सारंगधर का कोई जरूरत नहीं। कर्णपाली के उपद्रव, उपद्रव कर्णपाली के कितने होते हैं, 10। और कर्ण संधान विधि कितनी होती है, 15। ये आप लोग पढ़े होंगे सर्जरी में। कर्णपाली के उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशन कितने हैं, 10।
और कर्ण संधान विधि, कर्ण संधान विधि ये कितने बताए हैं? 15। कर्णपाली के उपद्रव 10 है और कर्ण संधान विधि कितने हैं? 15। सिंपल। कर्णपाली के उपद्रव 10, कर्ण संधान विधि 15। 15 संधान विधि में अगर बात करते हैं तो 10 साध्य होती हैं और 5 असाध्य होती हैं। ये चरक सूत्र कितने 16, 17, 18 में कहीं पर वर्णित है। तो याद रखिएगा, कर्ण संधान विधि पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अभी तो आप लोगों ने इसके अंदर के डिटेल लक्षण भी पढ़े होंगे हर एक संधान विधि का, है ना? किस स्थिति में उसका मतलब उस प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेत्र रोग, नेत्र रोग आप लोग जानते ही हैं, अभी पढ़ के आए हो। नेत्र रोग चरक ने 496, वात, पित्त, कफ और सन्निपात। वाग्भट सारंगधर के कितने हैं? 94। वाग्भट सारंगधर के 94। हमको विशेष तौर पर याद रखना सुश्रुत का 76, सुश्रुत के 76 याद रखना है, जिसमें साध्य कितने होते हैं? 52, याप का कितने होते हैं? 7 और असाध्य कितने होते हैं? 17। ये अभी मैंने आप लोग को पढ़ाया, पूरा ईएनटी जो पढ़ाया वही सब यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों का एक तरह से रिवीजन ही हो रहा है। तो सुश्रुत के 76 जो नेत्र रोग हैं उसमें से 76 में से 52 यानी 52 नेत्र रोग साध्य होते हैं, जिसमें 7 क्या है? और 52 तो साध्य हो गए और 7 याप है और असाध्य 17 है। ओके, तो इसको याद रखना है इस तरह से। अगला, रोग का अधिष्ठान सुश्रुत ने कितने बताए हैं और वाग्भट ने कितने बताए हैं, ये भी हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमगत, देखिए वर्तमगत 21 सुश्रुत का है और 24 वाग्भट का है। संधिगत में दोनों ने सेम बताया है। संधिगत में क्या बताया? सेम 9 की संख्या बताई संधिगत में। याद रखिए, संधिगत में जो रोग के अधिष्ठान बताए हैं या संधिगत रोग कितने होते हैं? 9। शुक्लगत, शुक्लगत देखिए इनका 11 है और वाग्भट का 13 है। याद रखिएगा 11 और 13। कृष्णगत में 4 और 5। कृष्णगत सुश्रुत के 4 बताए हैं और वाग्भट के 5। सर्वगत की अगर बात करते हैं 17, 16। सुश्रुत ने 17 बताए हैं, वाग्भट ने 16 बताए हैं। अगर हम बात करते हैं दृष्टिगत की बात करते हैं, दृष्टिगत की बात करते हैं तो 12 और 27। बाह्य रोग बताए सुश्रुत ने 2 और वाग्भट ने नहीं बताए हैं। ठीक है, वाग्भट ने नहीं बताया, याद रखिएगा। तो ये नेत्र रोगों का आपका चूंकि रिवीजन हो गया, ये सब सारी चीजें हम पहले से ही पढ़ा कर आ गए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? फिर मिलते हैं कल आप लोगों से सेम टाइम में। हाँ, कुछ लोगों का मैसेज था कि कैसे पढ़ें इस समय एग्जाम के समय। ठीक है, तो आप लोग सुनिए थोड़ा सा। एग्जाम के समय जो एक जनरल रूटीन है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी आयुर्वेद संगम की क्लास होती है 6:30 बजे से। तो आपको कोशिश करना है कि 5:30 बजे आप उठ जाओ। 5:30 5:30 बजे उठने के बाद आपको मंजन ब्रश, थोड़ा सा इधर उधर टहलना, फ्रेश होना, आपको कोशिश करना 6 बजे आप टेबल पे कुर्सी पर बैठ जाएं। तो जो मैंने आज पढ़ाया है, मतलब जो कल का पढ़ाया है वो आज हम रिवाइज करके बैठे क्लास में, रिवाइज करके क्लास में बैठना है। तो आयुर्वेद संगम के लिए आपको अलग से समय निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सुबह की बात हो गई। उसके बाद आपको दिन में कम से कम नहीं तो 4 घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है। 4 घंटे सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से 2 घंटे
करंट का और 2 घंटे ओल्ड का। करंट ओल्ड मतलब जैसे आज हमने गायनी पढ़ा, तो ऐसा नहीं है कि गायनी पढ़ने के बाद मैं फिर उसको एग्जाम तक के लिए बंद करके रख दूं, है ना। तो पैरेलल स्टडी करना है, करंट और प्रीवियस वाली जो पढ़ चुके हैं उसको, और जो करंट है में पढ़ रहे हैं उसको। तो 2 घंटे में हमको करंट वाली स्टडी करना है और 2 घंटे प्रीवियस वाली स्टडी करना है। तो 4 घंटे आपके ये आपको मैनेज करना है विदाउट डिस्टरबेंस वाले। ऐसा नहीं है कि सामने आईपीएल चल रहा है और आपने सोचा कि नहीं 4 घंटे तो हमको करना ही है, बैठे हो पढ़ रहे हो देख रहे हो, उस तरह से नहीं। विदाउट फोन कॉल, विदाउट बच्चों का डिस्टरबेंस या फैमिली का डिस्टरबेंस, इस तरह से। और आपको इंटरप्टेड स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ बैठ के करो कि एक साथ बैठे 4 घंटे पढ़ ले, नहीं। आपका जितना मन लग रहा है, आप 1 घंटे में मन लगा, फिर थोड़ा सा समझ बोरियत जैसी हो रही है, आप उठो चाय पियो घूमो टहलो, आधा 1 घंटे खाना पीना खा लो, सो लो। फिर उसके बाद ये तो हो गई सब्जेक्ट की बात। इसके बाद आपको इस समय कम से कम 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे आपको क्वेश्चन लगाना है। कभी भी समय निकालिए, 2 से 3 घंटे आपको क्वेश्चन लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी गाइड हो, चाहे पारिक की हो या कोई भी आपके पास, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की 2 से 3 घंटे प्रतिदिन। और क्वेश्चन की भी ऐसी प्रैक्टिस करना है कि जिस क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं ऐसे तुक्का मार के आगे नहीं जाना है, आपको पढ़ा हुआ है और बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ा हुआ भूल गया नहीं बन रहा तो उस क्वेश्चन को गोला लगा दो, उस क्वेश्चन को गोला लगा दो। फिर जब आप कल दोबारा क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो आज के लगाए हुए क्वेश्चन को जो गोले वाले हैं उनको एक बार देखते जाओ, जो गलत हुआ था आपसे, है ना, जो आपको याद नहीं था, तो वो क्या होगा, याद होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की स्ट्रेटजी आपको रखना है। और इसके बाद बाकी क्लासेस चल ही रही हैं आपकी, 2-3 घंटे तो आप लोग पढ़ते ही हैं, तो इस तरह से 9-10 घंटे का प्लान है आपका। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको कोशिश करना है टाइम मैनेज करके अपना, कि जितने भी सब्जेक्ट हैं 1 दिन या 2 दिन में ऐसे खत्म करने की। जब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो हमारे जो ऐप में जितने भी पेपर हैं, एक सब्जेक्ट के 2-3 पेपर, या जैसे काय चिकित्सा के 10 पेपर भी अपलोडेड हैं। आप वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उस पेपर को लगाइए टाइम पास में। जैसे रात में सो गए तो मोबाइल ऑन, वो सोने के बाद नहीं, मतलब लेट गए, नींद नहीं आ रही तो मोबाइल ऑन कर लिए, चलो आज आज का जो मैंने पढ़ा था उसके क्वेश्चन लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ। तो इस तरह से अपने आप को बिजी रखना है, इस तरह से आप फॉलो कीजिए। आपका क्या होगा, प्रीवियस स्टडी और करंट स्टडी लेकर चलेंगे तो आपको कोई भी सब्जेक्ट भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बच्चे बहुत सी गलती ये करते हैं कि वो एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया और फिर उसको ऐसा बढ़िया रख देते हैं कि हाँ ये तो मेरा तैयार है ना। ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि आपको भूलता है धीरे धीरे यदि आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो जो प्रीवियस स्टडी को भी एकदम स्पीड अप करके हमको देखना है कि हाँ ये हमने पढ़ा था। ये मान लो जैसे एक कोई टॉपिक है, मान के चलो यंत्र है या शस्त्र है, हाँ यंत्र की संख्या इतनी है, ये ऐसे है ये ऐसे है, इसको देखते जाएंगे तो आपको वो मेमोरी रिकॉलिंग बराबर बराबर होता रहेगा। और हम चाह रहे हैं कि आपको भूले ना एग्जाम तक, भले ही 8 तारीख को आपको सब भूल जाए, हम भी भूल जाएं कोई बात नहीं, एग्जाम आपका क्रैक हो जाए बस। ठीक है, तो ये एक चीजें हैं, तरीका है पढ़ने का और अपने टाइम को मैनेज करने। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया एक दिन पढ़ लिए फिर अगले दिन से नहीं हो पा रहा है। कंटिन्यूअस कोई भी टाइम टेबल बनाइए, उसको कंटिन्यूअस फॉलो करना पड़ेगा तभी होगा। और ये टाइम है जो भी जिस जॉब में है, जैसे प्राइवेट है या आरबीएस के हैं या सीएचओ है या कहीं लेक्चरर है या रीडर है, तो आप अपने जॉब को थोड़ा सा छुट्टी उट्टी ले लीजिए,
अपने आप को समय दीजिए, अपनी स्टडी को समय दीजिए, ठीक है ना? वो महत्वपूर्ण है। ये आखिरी के जो 25-28 दिन बचे हैं आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लापरवाही मत कीजिएगा, ठीक? तो इस तरह से आपको पढ़ना है। यदि फिर भी आपको कहीं कुछ टाइम मैनेजेबल नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, या मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि ऐसा है तो ऐसे कैसे करें, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है? चीज़ें समझ में आई जो मैं बताया हूँ? अगर ना समझ में आई हो तो बताइए। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारा मिक्सअप हो जाता है, हम एक साथ नहीं याद कर पाते हैं, थोड़ा-सा बड़ी प्रॉब्लम होती है। इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ये आयुर्वेद संगम पढ़ाना स्टार्ट किया है, ताकि आपका जो मिक्सअप हो रहा है, इसको हम पूरा मिक्स करके ही पढ़ा दें। दिमाग में ये बिल्कुल नहीं लाना है कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, मैं आगे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा ये छूटा है, मेरा वो छूटा है, सारी चीज़ें, है ना? और ये तो हमने आयुर्वेद का प्लान बताया, आपको जीके के लिए समय निकालना है। जीके तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें तो क्वालीफाई होना कंपल्सरी है, ठीक है? जीके के लिए भी भले ही इसमें थोड़ा बहुत समय कम कर दो, जीके के लिए भी आपको लगभग 1 से 2 घंटे प्रतिदिन का निकालना है। जीके के क्वेश्चन भी आप लगाइए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, पढ़ाया हुआ भी समझ में आ रहा होगा। ये जो आयुर्वेद संगम की क्लास चल रही है, इसको आप रिवीजन समझो, पूरा सब्जेक्ट रिवीजन होगा। जो भी हम पूरा रिवीजन ही करा रहे हैं, आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा। हम तो गाइडेंस आपको आजीवन देंगे, आप उसके लिए हम जिससे भी हम लोग जुड़ते हैं, हमारी टीम है पूरा आजीवन आपको साथ देगी, ऐसा नहीं है। तब भी अगर हम तो कहते हैं, क्योंकि जैसे शुभांगी जी 2-3 दिन से हमको बड़ा फ़ोन कर रही थी, हम समय नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन हमको सब याद रहता है कि किसको फ़ोन करना है, किसके मैसेज के आंसर करना है, सब करते हैं। थोड़ा-सा डिले ज़रूर हो जाता है, क्योंकि मेरे मैं भी थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इग्नोर कर रहे हैं, है ना? आपका प्रॉपर आंसरिंग कॉल, मैसेज जैसा भी आप चाहेंगे सब किया जाएगा। बस आपका काम है पढ़ के आपको आप हमें अपना सिलेक्शन दीजिए। बस हम इतना ही आप लोगों से माँगेंगे कि आप हमें अपना सिलेक्शन दीजिए, बाकी हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग भी संडे है, थोड़ा-सा रिलैक्स होइए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए।